अब आपकी ना ही उम्र रही और ना ही क्लास रही कि आपको मॉरल लेक्चर दिया जाए, है ना। यू शुड डू दिस दैट, ये सब बेकार की बातें आपको खुद से करना चाहिए। आप में आना चाहिए कि नहीं मुझे करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कल हमने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करा था, पहले इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं, बेसिक चीजें, उनको पॉइंट्स में नोट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, इन दिस थ्योरी electrostatic force is applied between central metal and ligand. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में। लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। लिगेंड्स जो अटैक करने के लिए आते हैं, जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड को कंसीडर किया जाता है पॉइंट चार्ज। लिगेंड को हम कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज। जो आपका एनायनिक लिगेंड होगा उस पे माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, तो उसकी बेसिस पे उसको पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हो। और जो आपका न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड है तो आप बोलोगे उसको चार्ज कैसे कंसीडर कर रहे हो, उसको आप कंसीडर कर लेते हो डाइपोल। उसको क्या मान लेते हो, डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है इट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये रिपेल होगा इलेक्ट्रॉन से, किसके, सेंट्रल मेटल के। कटायन किस बात से लिगेंड बनेगा, कटायन मैंने बताया कोई लिगेंड, कोई लिगेंड नहीं है कटायन। चलिए थर्ड पॉइंट लिखिए, दोनों पॉइंट नोट हो गए। इन सेंट्रल मेटल d orbitals are present, कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये चार प्रेजेंट, पांच प्रेजेंट होते हैं। These are degenerate orbital, degenerate orbital, ब्रैकेट में लिख लीजिए हैविंग सेम एनर्जी। डीजेनरेट का मतलब होता है उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम। इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब है जब तक वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहा है, लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा है, तो फ्री स्टेट में वो कैसे होते हैं, उसके डी ऑर्बिटल सारे डीजेनरेट होते हैं।
फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, व्हेन ligands are approaching central metal, जब लिगेंड अप्रोच करेंगे सेंट्रल मेटल को, देन डीजेनरेसी का मतलब होता है इक्वल एनर्जी का होना, डीजेनरेसी गेट डिस्ट्रॉयड, डीजेनरेसी खत्म हो जाएगी। सम ऑर्बिटल्स फेस ग्रेट रिपल्शन and some orbitals face less repulsion। कुछ ऐसे होते हैं जिनको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ता है और कुछ ऐसे होंगे जिनको रिपल्शन कम फेस करना पड़ेगा। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट तक हो गया तो बोलिए। ये बात तो कल हम लोगों ने करी भी थी, थोड़ी समझी भी थी। हो गया? अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है ना, अभी आगे से हेडिंग डालिए, इफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स कैसा बनना है? ऑक्टाहेड्रल। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनना है तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है कि जैसे मान लो 5 डी ऑर्बिटल हैं आपके, ऐसे दिखाया जाता है 1 2 3 4 5, ये 5 डी ऑर्बिटल हैं, इनको बोलेंगे डीजेनरेट। एक ही एनर्जी लेवल पे है, सेम एनर्जी लेवल, 5 के 5 सेम एनर्जी लेवल पे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये पांचों सेम लेवल पे। ठीक, अब मान लो इसके ऊपर कौन अटैक करने के लिए आया? लिगेंड अटैक करने के लिए आ गया। लिगेंड अटैक करने के लिए आएंगे तो एनर्जी चेंज होगी। अब इनकी मान लो एक एवरेज एनर्जी तुम मानते हो, क्या मानते हो? एक एवरेज एनर्जी मान लो, 5 के 5 किसी सेम एक एवरेज एनर्जी पे। ठीक, जो एवरेज एनर्जी वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या नाम देते हैं? बैरी सेंटर। अब वो ऑर्बिटल जिसको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा, जिस पे रिपल्शन ज्यादा लगेगा, वो ऑर्बिटल जो होगा उसकी एनर्जी एकदम से बढ़ेगी। जो ज्यादा रिपेल होता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ती है। जिसका रिपल्शन कम होगा, जो कम फेस करेगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी, एवरेज से कम हो जाएगी। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि इस वाले फील्ड में कुछ की बढ़ेगी और कुछ की क्या होगी? कम होगी। एवरेज से क्या हो जाएगी? कम। तो बढ़ने वाले कौन कौन से थे? किसकी बढ़ रही थी? ऑक्टाहेड्रल अगर फील्ड है तो हमने बात करी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किस तरीके से होते हैं ऑर्बिटल्स। इस तरीके से एक स्क्वायरिक पोजीशन होती है, स्क्वायर पे होते हैं और ऊपर नीचे होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। यही पोजीशन होती है लिगेंड की। लिगेंड यहां से आएगा, इधर से आएगा, इधर से आएगा, इधर से या इधर से आएगा, यही पोजीशंस होंगे। यहाँ पे बीच में है सेंट्रल मेटल। ठीक, जो आपका डी
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, इसके लोब्स होते हैं ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस, दोनों के लोब्स एक्स और वाई एक्सिस पे होते हैं। और जो डी जेड स्क्वायर होता है, इसके लोब्स होते हैं ऑन जेड एक्सिस। तो अगर एक्सिस के अलोंग ही लिगेंड आ रहा है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, तो वो ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन के लोब्स, ऑर्बिटल के लोब्स अलोंग द एक्सिस होंगे, उसको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा, है ना। तो दो ही ऐसे हैं, ये एक्स वाई के अकॉर्डिंग है और जेड वाला जेड के अकॉर्डिंग है। तो ये दो ऐसे हैं जिनको रिपल्शन ज्यादा मिलेगा। तो अगर इनको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा तो केवल ये दो जो हैं इनकी एनर्जी बढ़ेगी। इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं ई जी। क्या नाम देते हैं इन दोनों को? ई जी। और वो दो जिनकी एवरेज से कम एनर्जी होती है उनको हम लोग नाम देते हैं T2G। वो आते हैं आपके DXY, DYZ और DXZ या ZXY। जो XY ऑर्बिटल होगा उसके लोब्स होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, एक प्लेन में। तो अगर बीच में है और लिगेंड एक्स और वाई एक्सिस पे आ रहा है तो रिपल्शन कम फेस करना पड़ेगा, है ना। ये बात समझ रहे हैं ना सब लोग? कोई ऐसा जिसको ये बात नहीं आ रही समझ? जिस एक्सिस पे सेंट्रल मेटल का डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, उसी एक्सिस पे अगर लिगेंड आएगा तो रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा। एक नंबर में छोटा मोटा सवाल पूछ सकते हैं कि जो ईजी सेट होता है उसकी एनर्जी क्यों ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसलिए ज्यादा एनर्जी हुई क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग है और एक्सिस के अलोंग आपको रिपल्शन ज्यादा फेस करना पड़ेगा। और नीचे वाला जो सेट है उसको नाम क्या दिया गया? T2G। याद रखेंगे T2G, तीन टर्म है तो तीन टर्म में याद रखिएगा, तीन टर्म में तीन ऑर्बिटल रखने हैं। ये तीनों DXY, DYZ और DZX। और EG दो टर्म है तो उसमें कितने रखने हैं? DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ। बैरी सेंटर एवरेज एनर्जी, एवरेज एनर्जी वाले पॉइंट को बैरी सेंटर इसको बोलते। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको बोलते हैं डेल्टा ओ। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्टेबलाइजेशन एनर्जी ईजी की एनर्जी बढ़ रही है, T2G की कम हो रही है। ये नीचे आ रहा है ना एवरेज से, इतना जो पोर्शन होता है एवरेज से यहां तक का जो पोर्शन होता है और यहां तक का जो पोर्शन है, इसकी एनर्जी में दोनों में डिफरेंस है। अगर डिवाइडेशन करें तो कैलकुलेट किया गया है, ये होता है +0.6 डेल्टा ओ और ये नीचे वाला होता है -0.4 डेल्टा। 5 ऑर्बिटल। ये बना लीजिए तो फिर आगे की बात करें, आगे की चीजें सिखाएं। नोट हो जाए तो बोलिए।
नोट हो गया सबका? अब ये जो डेल्टा ओ है इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कुछ कुछ बुक्स इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी, स्प्लिट हो रहे ना डी ऑर्बिटल, CFSE शॉर्ट में बोलते हैं, CFSE। ओ लिखा हुआ है तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ओ लिखा है तो क्या मतलब है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपकी बुक में अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना हुआ है इस सब का, डायग्राम से देख के समझ लीजिएगा। कंपटीशन में इसकी कोई जरूरत, मतलब समझ आना चाहिए। कोई डायग्राम का क्वेश्चन बना देते हैं आज। हो गया? ऊपर की एनर्जी को प्लस में लिखा हुआ है क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, और नीचे की एनर्जी को क्या लिखा हुआ है? माइनस में लिखा हुआ है ना? उसका मतलब केवल ये है कि नीचे की एनर्जी कम हो रही है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि 0.6 ओ माइनस 0.4 ओ करना है। ये दोनों जुड़ रहे हैं 0.6 ओ प्लस 0.4 ओ, टोटल मिला के क्या बनेगा? डेल्टा ओ बन जाएगा, है ना? तो माइनस प्लस ये साइन डिनोट कर, हो गया जिसका प्रॉब्लम था। अब आपको एक तो क्वेश्चन इसमें आता है कि अगर फील्ड ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे एटम का? कॉन्फ़िगरेशन लिखने का क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका आता है CFSE कैलकुलेशन का, कैलकुलेट कैसे करने। जेई मेंस और जेई एडवांस में आता है क्वेश्चन CFSE कैलकुलेशन, और एक क्वेश्चन आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो पहले हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, फिर उसी से हम CFSE कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है? यहां तक बात सारी समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of d orbital in octahedral field। अगर फील्ड ऑक्टाहेड्रल है तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है? ठीक है? कॉन्फ़िगरेशन इसमें लिखा जाएगा D1 का, D2 का, D3 का, D1 से लेके D10 तक का लिखेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन की कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हो अगर, और दूसरी कंडीशन होती है वीक फील्ड लिगेंड अगर लगा हुआ हो तो। ठीक है? तो पहले एक एक करके एक एक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखाएंगे कैसे लिखना है। ध्यान से समझो, लिखना मत पहले। जैसे मान लो किसी एटम में D1 कॉन्फ़िगरेशन है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में तो दो तरीके के ऑर्बिटल होंगे, दो में डिवाइड होगा अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग अगर होगी तो दो में डिवाइड होगा, T2G में और EG में। उसी के हिसाब से लिखना है अपने को कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें तो T2G जो ऑर्बिटल था वो नीचे की तरफ आ रहा था, इसकी एनर्जी कम है, और EG की एनर्जी क्या है? ज्यादा। तो पहले इलेक्ट्रॉन अपने को T2G में भरना है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरना है? EG में भरना है।
तो कैसे भरना है देखिए ध्यान से। जैसे मान लो अपना D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अपने को भरना है इस तरीके से, यहाँ पे T2G है और यहाँ पे EG है, ऐसे लिखते हैं। ये है आपका T2G और ये है EG। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन D1 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी कम है, पहले कम एनर्जी से ज्यादा की तरफ जाते हैं ना, तो पहले इसमें भरते हैं। इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज ऐसे दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है इसको तो ऐसे लिखेंगे T2G1 EG0। EG में इलेक्ट्रॉन 0 है और T2G में कितने हैं 1। अगर फील्ड आपकी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है पेयरिंग कराता है। तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो पेयर कहां से होगा, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो पेयरिंग का कोई चांस नहीं है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में भी T2G1 एंड EG0 यही कॉन्फ़िगरेशन होगा, और अगर वीक फील्ड लिगेंड लोगे तो भी यही कॉन्फ़िगरेशन। ये बात सबको समझ में आ रही है, अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है तो पेयरिंग का कोई चांस नहीं है। तो चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगा हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में या स्ट्रॉन्ग फील्ड, कॉन्फ़िगरेशन अगर D में एक इलेक्ट्रॉन है तो क्या आएगा T2G1 EG0। स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड दोनों के लिए सेम टू सेम। इतनी बात क्लियर है D1 के लिए। अगर इसी चीज को हम लिखते हैं D2 कॉन्फ़िगरेशन, D2 के लिए लिखना है तो वही चीज 3 नीचे बनाओगे 2 ऊपर बनाओगे। D2 है अगर तो इस तरीके से भर दिया, एक एक भरेंगे पहले। पेयरिंग कब स्टार्ट होती है, जब एक एक हो जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो एक एक भर दिया आपने। मान लो फील्ड थी वीक फील्ड, तो अब इसको लिखोगे कैसे T2G2 EG0 ऐसे लिखो। अब फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा नहीं करेंगे कि उठा के इसको पेयर करा देंगे। पेयरिंग कब होती है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाए, जब इनमें 1 2 3 हो जाएगा तब पेयरिंग स्टार्ट होगी स्ट्रॉन्ग फील्ड में। वीक फील्ड में तो पेयरिंग ही नहीं होगी। अगर वीक फील्ड है तो 1 2 3 4 5 ऊपर वाले में भी आ जाएगा एक एक, उसके बाद नीचे वाले में पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो वीक फील्ड में पेयरिंग कब स्टार्ट होती है, पहले नीचे में तीनों में भरोगे, फिर ऊपर में दोनों में भरोगे EG में, फिर उसके बाद नीचे वाले में डबलिंग स्टार्ट करोगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, पहले नीचे वाला 1 2 3 भरेगा, फिर 4 फिर 5 फिर 6 नीचे ही, फिर ऊपर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरीके से चलेगा। तो अगर D2 कॉन्फ़िगरेशन है तो D2 में स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी यही है और वीक फील्ड में भी यही है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो। D1 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वही था, वीक में भी वही था। D2 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी वही है और वीक में। कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ आ रही बात सबको, ये नोट कर लो D1 D2 का। EG में 2 ऑर्बिटल थे ना, ऊपर 2 ही तो थे ज्यादा एनर्जी वाले। ये ऑर्बिटल दिखा रहे हैं लाइन से, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, केवल ऐसे, है ना। क्वेश्चंस में जो लिखा हुआ मिलेगा ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आपको ऐसे 1 2 3 1 2 ऐसे लाइन खींच के करेंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। D1 D2 कॉन्फ़िगरेशन नोट कर लीजिए, तो फिर D3 D4 D10 तक करना। एक बार करना समझ में आ गया तो सब कर लेंगे सारे कॉन्फ़िगरेशन, और अगर बात समझ नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगा। D1 का स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड सेम था, D2 का भी सेम था, D3 का भी सेम रहेगा, पेयरिंग नहीं होगी ना।
D4 से स्टार्ट होगा मामला। बना लिया? जहां पे कॉन्फ़िगरेशन लिख के बना रहे हैं वहां वहां थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ते जाइए, छोड़े नहीं है। अगर जगह नहीं छोड़े तो इतनी जगह छोड़ दीजिए, वहीं पे सीएफएससी कैलकुलेशन करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से होगा। जैसे आपने लिखा D1 का कॉन्फ़िगरेशन, ये डायग्राम बनाया, फिर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का लिखा है ना, या सामने सामने यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिख दो, यहाँ वीक फील्ड लिख दो, स्ट्रॉन्ग फील्ड के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ो, वीक फील्ड के आगे थोड़ी सी जगह छोड़ो, एक दो लाइन छोड़ दो, जिससे कि आपको वहीं पे कैलकुलेशन करेंगे, नहीं तो सीएफएससी कैलकुलेशन में फिर से लिखेंगे। नहीं छोड़ी है तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा से लिख लेंगे। D3 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 क्या बनाना है, ठीक। एक बार लिख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक बार लिख लो वीक फील्ड लिगेंड। अब ऐसे लिखो स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड। ये है आपका नाम है इसका T2G, इसका नाम है TG, इसका नाम है T2G, इसका नाम क्या है TG। वीक फील्ड लिगेंड होगा D3 कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 3, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो भी पहले 1 2 3 होगा, D4 में जाके पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब सेम ही कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। और क्या है कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 EG0। स्ट्रॉन्ग में भी वीक में भी दोनों में क्या आ गया, सेम। क्लियर है बात। D4 चालू करते हैं, D4 1 2 3 1 2, T2G वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो 1 2 3 फिर ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन 4, पेयरिंग नहीं होगी। हाँ, अब लिखेंगे कैसे इसको, T2G3 EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लियर है। स्ट्रॉन्ग अगर फील्ड है तो पेयरिंग हो जाएगी, 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, 1 2 3। फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो पहले यहाँ पे पेयरिंग होगी, जब यहाँ पे 6 तक चला जाएगा तब यहाँ पे चालू होगा ऊपर का काउंटर, तो यहाँ 4 आ गया। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को क्या लिख दोगे, T2G4 EG0। कोई समस्या हो तो बोलिए, थोड़ी थोड़ी जगह नीचे छोड़ेंगे D3 D4 के सीएफएससी कैलकुलेशन के लिए। मैं तो एक दो का बताऊंगी, पर आप करेंगे तो सबका करके देखेंगे। D5 का लिखेंगे अब, कोशिश कीजिए D5 का वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड है उसमें वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में लिखिए D5। ऑनलाइन बात समझ आ रही है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहे हैं, हेलो हेलो, चलिए D5 का लिख के बताइए। D5 का कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में
वीक फील्ड में 5 भरने हैं तो सीधे सीधे क्या होंगे, वीक फील्ड में 5 भरने हैं तो सीधे सीधे पेयरिंग वगैरह होगी नहीं, 1 2 3 4 5 हो गए, तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया T2G3 EG2। कोई समस्या? और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है 5 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5, EG में तो आया नहीं, T2G5 EG6 कर लेंगे, करते जाइए। D6 वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, D6 D5 में, हाँ D5 में जैसे पेयरिंग हो गई, D3 पेयरिंग का रूल ही यही है कि पेयरिंग का मतलब है कि जब इस लेवल के एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद ही पेयरिंग होगी। सब ऑर्बिटल में जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे नीचे वाले में, तब पेयरिंग स्टार्ट होगी। D3 में क्या था, D3 में पहले सिंगल सिंगल तो जाएगा ही जाएगा, इसीलिए D3 कॉन्फ़िगरेशन तक स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का कोई मतलब नहीं है, दोनों में सेम बात है ना। फील्ड चाहे स्ट्रॉन्ग लगाओ चाहे वीक लगाओ, D3 में कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं है, D1 से D3 तक। D6 वीक फील्ड लिगेंड, क्या बन रहा है कॉन्फ़िगरेशन, वीक फील्ड लिगेंड में 6 बने, 1 2 3 4 5 6, नीचे वाले में पेयरिंग होगी T2G4 EG2, 6 इलेक्ट्रॉन भरने थे। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या करें, 1 2 3 4 5 6, अब ये पूरा बढ़ जाएगा, D7 में चालू होगा ऊपर से स्ट्रॉन्ग फील्ड में, तो यहां पे क्या बन गया आपका T2G6 EG6। किसी को कोई समस्या हो तो बोलिए, बात समझ में आ रही है? वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में पहले नीचे 3 फिर ऊपर 2 भरे जाएंगे, देन फिर नीचे वाले 3 में पेयरिंग स्टार्ट होगी। वीक फील्ड का मतलब ये नहीं है कि पेयरिंग होगी नहीं, जब सब में एक एक हो जाएगा तो पेयरिंग करनी पड़ेगी, नीचे वाले से पेयरिंग फिर स्टार्ट होगी कम एनर्जी वाले से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्या होता है, पहले जो नीचे लेवल के होते हैं उसमें एक एक भरेंगे, देन उसमें डबलिंग करेंगे, फिर ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे जाना है स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। क्लियर है पॉइंट? D7 कर लें, D7 बता दीजिए जल्दी से। चलिए D7 में भर दीजिए इलेक्ट्रॉन। T2G वीक फील्ड बता रहे हो या स्ट्रॉन्ग, ये बता दो। वीक में 5 बता रहे हो, 1 2 3 4 5, कितने भर रहे हैं, 7 6 7, ठीक है। T2G5 EG2, क्लियर है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे, पहले तो 6 यहीं पे भर लो, पहले यहां डबलिंग कर दो, देन आफ्टर 7, तो T2G6 EG, क्लियर है, कर ले रहे हैं सब लोग। अब कितने बचे हैं, 8 9 10, 3 की कहानी करनी है, जल्दी से करिए। कोई सेम नहीं आया ना, देखिए D4 से स्टार्ट हुआ, D5 D6 D7, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड में सेम नहीं आया, चारों केसेस में इनमें D4 से सेम नहीं आया, अलग अलग आ रहा है।
सब में अलग अलग है। T2 आगे सेम आने लगेगा, देखते हैं। चलिए, अब तो भरने आ गया है ना, तो भरिए फटाफट, जल्दी से भर दो। सारांश समझ में आ रहा है? सारांश 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 भरे। 8 भरना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। T2G6 EG2। कोई समस्या? स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं? सेम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं? यहां पेयरिंग हो गई ना। पहले सब में सिंगल जाता है, पहला रूल यही है, पहले तो सिंगल ही भेजोगे हुंस रूल के अकॉर्डिंग। D3 कॉन्फ़िगरेशन देखो, D3 देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड में 1 2 3 पहले अलग अलग एक एक जाएगा, D4 आएगा तब पेयरिंग होगी। D4 में पहले यहां पे भर जाएगा, फिर और वीक फील्ड में D4 में नीचे नहीं भरेगा। किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा तो पूछ लो अच्छे तरीके से। D4 कॉन्फ़िगरेशन में देखो क्या हुआ था, वीक फील्ड लिगेंड था तब तो 1 2 3 पेयरिंग होनी नहीं थी 4, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो 1 2 3 और यहाँ पे पेयरिंग हो गई तुरंत। समझ आ रहा है? वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड का एक दो बार करेंगे तो और दिमाग में बैठ जाएगा। इतना इजी भी बहुत ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सोचेंगे तो ऐसा डिफिकल्ट भी नहीं है, मतलब दोनों बातें मैंने कह दी। ये देखो T2G6 EG2 सेम कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, सेम बन गया D8 में। D9 में देखो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड, 1 2 3 1 2 1 2 3 है ना, भरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या बना कॉन्फ़िगरेशन? T2G6 EG3 ये बना। स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 पहले यहां पूरी पेयरिंग हो गई, 7 8 9 सेम कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG3 सेम। D10 में भी सेम कहानी होगी। आप लोग लिख रहे हैं? सारांश लिख लिया आपने? लग तो नहीं रहा है, पहले ही लिख लिया है। लिख तो लिया, नीचे जगह नहीं छोड़ी है। CFSE कैलकुलेशन कहाँ करेंगे? साइड में छोड़ दे। तुमको रफ कॉपी बचाने का शौक है क्या? वीक फील्ड भर दो भाई, 10 भरोगे तो पेयरिंग तो होनी है। T2G6 EG4 सारे के सारे भर गए। स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले नीचे वाले सारे भरे, फिर ऊपर वाले भर गए सारे। तो किसमें ऑक्टाहेड्रल फील्ड में किसमें किसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन मिला? D1 D2 D3 और लास्ट में D8 D9 एंड D10 में डिफरेंट सेम कॉन्फ़िगरेशन है, चाहे फील्ड स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, और बाकी बीच में क्या है? डिफरेंट। ठीक है, तो नीचे स्टार बना के पॉइंट लिख लो।
ये सबने बना लिया है ना, स्टार बना के पॉइंट लिखिए। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड same configuration in strong field ligand or weak field ligand in D1, D2, D3, D8, D9, D10। शुरू के 3 और लास्ट के 3। कोई समस्या हो तो बोलिए। नहीं है? CFSE कैलकुलेशन सिखाया? चलिए, हेडिंग डाल लीजिए, CFSE कैलकुलेशन इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। ऑक्टाहेड्रल में सीख लेंगे तो फिर टेट्रा में भी आ जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सीख रहे हैं हम लोग निकालना। कैलकुलेशन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में निकालना है CFSE। पहले लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से समझिए कैसे करना। ऑक्टाहेड्रल फील्ड की अगर बात करो तो एक डायग्राम है अपने पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड का। इस तरीके से डिवीजन है। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के हैं। 3 की एनर्जी लो होती है, नीचे की तरफ जाती है, और 2 की एनर्जी बढ़ती है। यहां से जो कैलकुलेशन था, इस कैलकुलेशन को इतने को क्या बोलते थे? डेल्टा O का 0.6 था ना, और इतना जो था वो क्या था? ये था। ठीक, अब अपने पास जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा उसमें अपने को पता होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब हम लोगों को लिखना है CFSE, कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे देखो ध्यान से। जैसे मान लो कि अपने पास कॉन्फ़िगरेशन है सपोज D1, पहले D1 का लेते हैं। तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और वीक फील्ड है तो दोनों में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है D1 का। तो D1 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? T2G1 EG0, यानी T2G में इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, और EG में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसका CFSE? ध्यान से देखिए, CFSE कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे T2G का जो डेल्टा O है उसके हिसाब से। इसके लिए डेल्टा O है माइनस का डेल्टा O 0.4, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये वैल्यू लेंगे, 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लीकेशन होगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में 1 है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी? ये मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन है। Eg की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग? 0.6 ले सकते थे, पर यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बोलिए।
एक बार कंसीडर तो नहीं करना चाहिए, सही। एक सेकेंड रुक जाओ, फिर लिखो। वो बुक लाए हो आप? इन्होंने तो कैलकुलेट ही नहीं करवाया नीट वाला। एक मिनट, करवाया है, लेंगे, माइनस साइन इंक्लूड करना पड़ेगा, सीएफएससी में माइनस करेंगे। ठीक है, जिसके साथ माइनस साइन है उस पे माइनस लगेगा, जिस पे प्लस है उस पे प्लस लगेगा। तो सीएफएससी समझ आ गया। D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है? अब उसके लिए करते हैं जिसके लिए पेयरिंग वगैरह जिसमें हो रही है ना। तो अब कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम लोग D4। D1 कर लीजिए, फिर आपको सिखाएं D4। हो गया, इजी था ये तो। D1 का तो बिल्कुल इजी है। D2 D3 तक तो यही चलेगा। यहाँ पे बस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, इतना ही चलेगा, है ना। जैसे D2 का लिखना है तो सीधे सीधे D2G2 EG0। फील्ड स्ट्रांग हो या वीक हो, दोनों में सेम ही आएगा। तो CFSC क्या आ जाएगी? -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, अगर D3 लेते हैं तो T2G3 EG0। CFSC क्या आ जाएगी? -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड। कोई समस्या हो तो बोलिए। D4 करें, D4 D5 करें। CFSC निकालते समय एक पॉइंट पे बिल्कुल ध्यान देंगे कि जब भी CFSC निकालो, जैसे आपको लिखना है D4 का, ठीक। तो CFSC निकालते समय एक चीज ध्यान रखो कि इसको आप पहले आप बना लो ओरिजिनल, जो आपका फ्री स्टेट में d ऑर्बिटल है उसको बनाओ। जैसे D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो फ्री स्टेट में तो एक ही एनर्जी लेवल के 5 होंगे, 1 2 3 4, 4 हो गए इलेक्ट्रॉन। ये सेम एनर्जी है, डी जनरेट ऑर्बिटल है, तो ये क्या है? फ्री स्टेट का। ठीक, अब आपको लिखना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड तुमने ले लिया, एक जगह लिख लो स्ट्रॉन्ग फील्ड का और एक जगह लिख लो वीक फील्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन फिल करें। D4 है, वीक फील्ड है, तो 1 2 3 4। T2G3 EG1, T2G3 EG1। यहां पे अगर करोगे 1 2 3 4 है ना, ध्यान से देखो। T2G3 के लिए -0.4 ले रहे थे डेल्टा O, तो इसका CFSC अगर निकाल रहे हो तो इसके हिसाब से -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 3 इलेक्ट्रॉन के लिए है, और EG में 1 इलेक्ट्रॉन है तो प्लस
0.6 डेल्टा ओ मल्टीप्लाइड बाई 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने का मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर कहीं पे आपको पेयरिंग दिखती है तो उसमें एक पेयरिंग एनर्जी P भी लिखना पड़ता है। CFSE में एक एडिशनल एनर्जी जुड़ेगी जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, P भी लिखते हैं। पेयरिंग एनर्जी को देखना कैसे है, ध्यान से देखना। जैसे SFL में हमने देखा कि यहाँ पे एक पेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन आपको पेयर दिखाई दे रहा है, एक पेयर। तो अगर पेयरिंग हो रही है तो आप ध्यान से देखो पेयरिंग को कंपेयर कैसे करना है। यहाँ पे देखो आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक भी पेयर नहीं था ना। यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर दिख गया, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक पेयरिंग हुई है। तो जब पेयरिंग हुई है तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसका कॉन्फ़िगरेशन है T2G4EG0, ठीक है। तो एक ही पेयरिंग हुई है तो उसके लिए लास्ट में एक पेयरिंग एनर्जी P लगाएंगे। बाकी जो ऐसे रूल सिखाया है वो वैसे ही लिखना है आपको। तो अगर CFSE लिखनी है आपको तो कैसे लिखेंगे, T2G में -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 4, और ये वाली वैल्यू तो 0 ही आ जाएगी। 0.6 डेल्टा O 0, EG में तो 0 ही है। और एक यहाँ पे एक भी पेयर नहीं था, यहाँ पे कितने पेयर हो गए, एक पेयर हुआ, तो एक पेयरिंग एनर्जी P लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक भी पेयर नहीं हो, जैसे D5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो D5 में यहाँ पे एक भी पेयर नहीं होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 पेयर बन जाएंगे, तो वहां पे लिखोगे 2P। ओरिजिनल से देखेंगे कितने पेयर हुए हैं एक्स्ट्रा, लिख लीजिए इसका दोनों की CFSE। ऑनलाइन समझ आ गया बेटा? कोई दिक्कत हो तो बोलना, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो। हो गया? अब एक कॉन्फ़िगरेशन मैं दे दूं, आप करेंगे? एक मैं देती हूं, आप करिए। D6 का करिए, D6 का और D7 का। D6 और D7 के लिए निकालिए। जैसे मैंने आपको सिखाया है बना के कॉपी में, उसी तरीके से करना है। पहले ओरिजिनल 5 का लिखिएगा, D6 का पहले करिए। चार्ट ऐसे ही बनाना है आपको। कैलकुलेशन करना है, CFSE भरिए पहले। 6 में पहले ओरिजिनल में भर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। हाँ पहले से पेयर है, तो अब मान लो यहाँ एक पेयर दिखता है, यहाँ 2 पेयर दिखता है, तो एक तो ऑलरेडी था, एक्स्ट्रा पेयरिंग कितनी हुई, एक ही हुई, तो फिर उसमें 1P काउंट करेंगे। इसीलिए बार बार बोले उधर को डी ओरिजिनल को देखना जरूरी है CFSE कैलकुलेट करना। नहीं, ओरिजिनल में जितने होंगे और बाद में जितने दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लो बाद में 3 पेयर दिखते हैं, ओरिजिनल में 1 पेयर है, तो एक्स्ट्रा कितने हो गए, एक पहले से था ओरिजिनल में ही था, 2 और बढ़ गए, तो 2P लिखोगे।
कितने बढ़ रहे हैं? सब लोग कैलकुलेट करिए, कॉपी में कॉन्फ़िगरेशन लिख के होगे। हो गया? मैं करूं? देखिए, आप चेक करिएगा, मैं करके बता रही। वीक फील्ड लिगेंड है तो 6 इलेक्ट्रॉन भर दें। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ गया T2G4 EG2, यही आ गया। अब CFSE लिख देते हैं साथ साथ में। CFSE हो जाएगा, इसके लिए माइनस का लिखते थे ना, 0.4 वाला था, तो -0.4 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 0.6 डेल्टा O मल्टीप्लाइड बाई 2। यहाँ पे ओरिजिनल में एक पेयर है, इसमें भी एक ही पेयर हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कोई पेयरिंग नहीं हुई। ये तो ओरिजिनल था ही, तो एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं है तो P नहीं लिखना है, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं आई। स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखिए 1 2 3 4 5 6 हो, तो क्या बन गया अपना T2G6 EG0। तो CFSE निकालना है तो EG वाले का तो बिल्कुल ही 0 हो जाएगा, है ना। -0.4 डेल्टा O 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये EG वाले का तो 0 है। पेयरिंग देखिए, यहाँ पे केवल एक पेयर था, यहाँ पे 1 पेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितने पेयर दिख रहे हैं? 3 पेयर दिखाई दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पेयर कितने हो गए? 2 हो गए, तो 2। ठीक है, यहाँ पे 1 पेयर था, यहाँ पे भी 1 पेयर है, तो पेयरिंग एनर्जी नहीं लिखी जाएगी। वैल्यूज नहीं निकालनी होती है, ऐसे ही टर्म्स में चीजें आती हैं, मतलब इसी तरीके से आता है। अब क्या सॉल्व करोगे इसमें? मतलब वैसे तो कर सकते हैं, वो तो करेंगे। 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 4 1.6, वो तो करेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है, कर लेंगे। अब D7 कर दो जल्दी से, D7 कर दो बच्चों। क्या? हाँ, माइनस क्यों? ऐसा कैसे होगा? ऐसा थोड़ी होगा, हो रहा है कहीं, नहीं नहीं होगा, ऐसा होगा ही नहीं। D7 कर लीजिए जल्दी से, हो गया। अब CFSE कैलकुलेशन देखो कैसे आएगा, जैसे कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिया, उसमें आपका वीक फील्ड लिगेंड लगा दिया या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा दिया, और आपको बोल रहे हैं पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। 1 नंबर का सवाल, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख गए। T2G और EG में तोड़ के लिखना है, T2G नीचे वाले, EG ऊपर वाले हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है
तो पहले 1 2 3 देन उसको डबल कर दो, फिर ऊपर वाले में जाओ। और अगर वीक फील्ड है तो नीचे वाले में पहले भरेंगे एक 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 एक, फिर ऊपर वाले में एक एक, फिर डबलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद CFSE कैलकुलेशन मैंने बता ही दिया कि नीचे वाले के लिए -0.4 डेल्टा O होता है, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 से 2 है, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। कर लेंगे, बोलिए। आज कुछ नहीं आया है, बोर्ड की बुक भी नहीं आई, कुछ आया है। चलो कोई नहीं। टाइम क्या हो रहा है? चलिए एक दो चीजें और छोटी छोटी सी सीखते, फिर टेट्राहेड्रल। चलो छोटी सी फैक्टर्स ऑन विच CFSE डिपेंड्स। CFSE किसके ऊपर डिपेंड करेगा, या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी? सबसे पहला लिखिए नेचर ऑफ मेटल। फर्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, जैसे आप बात कर रहे हो सेंट्रल मेटल के, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, 3D सीरीज का होगा, 4D सीरीज का होगा, 5D सीरीज का होगा, 6D सीरीज का होगा, इस तरीके से एलिमेंट होंगे, है ना। तो जैसे जैसे सीरीज का नंबर बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे नीचे वाले एलिमेंट आते जाएंगे सेंट्रल मेटल में, वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसमें क्या होगा, धीरे धीरे प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ेगा ना धीरे धीरे। 3D से 4D पे जाओगे, अगर 3D का कोई एलिमेंट है उसके जस्ट नीचे 4D पे आ गया, फिर 4D से 5D पे आ गया, तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी क्या होती है, एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अगर कोई एलिमेंट 3D सीरीज का है, कोई 4D सीरीज का है, कोई 5D सीरीज का है, तो सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किसमें होगी, 5D में होगी। उसके बाद आपकी उससे छोटी 4D में, उससे छोटी 3D में। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे मान लो आपका कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट NH3 होल 6, इसके ऊपर चार्ज है आपका +3 का, फिर है RH NH3 होल 6, चार्ज है +3 का। उसके बाद आपका है इरिडियम IR NH3 होल 6 +3। इन तीनों जो कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तीनों कॉम्प्लेक्स में NH3 मोनोडेंटेट लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, तीनों में लगा है, 6 के 6 लिगेंड लगे हैं, तीनों में है। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तीनों में +3 +3 +3 है, तो सारे फैक्टर सेम है। चेंज क्या आ रहा है, ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और ये कौन सी सीरीज का एलिमेंट है, 6D सीरीज का एलिमेंट है।
तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी नीचे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीरीज जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। 3D सीरीज में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है उससे 25% 4D की होती है और 4D से 50% ज्यादा होती है 6D की। तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, 25 का ही है बढ़ता जाता है। नेक्स्ट लिखिए, सेकेंड पॉइंट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे लिगेंड को ज्यादा मिलेगा रिपल्शन और उससे क्या होगा, CFSE बढ़ती जाएगी। तो सीधे लिख लो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CFSE। जैसे जैसे बढ़ेगा सेंट्रल मेटल का वैसे वैसे। एग्जाम्पल में लिख लो FeH2O होल 6, FeH2O होल 6 +3 का चार्ज, और अगर कॉम्प्लेक्स है FeH2O होल 6 +2 के चार्ज वाला, तो +3 के चार्ज वाले में मेटल पे +3 आएगा और इसमें +2 आएगा। इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा और इसकी कम। तो सीरीज बढ़ेगी तो बढ़ेगा, सेंट्रल मेटल का चार्ज बढ़ेगा तो बढ़ेगा। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री में हम लोग मेजर वे में दो ही पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में मेजर वे में दो ही तरीके के कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, या तो पढ़ोगे ऑक्टाहेड्रल या तो पढ़ोगे टेट्राहेड्रल। दो ज्यादा पढ़ेंगे, दो ही पढ़ेंगे। तो याद रखिए ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज्यादा है इन कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में अभी हम स्प्लिटिंग का सीखेंगे कैसे निकालना है। डेल्टा टी होता है 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। ये डेटा याद रखना है। डेल्टा ओ जो है आपका डेल्टा ओ के कंपैरिजन में डेल्टा टी क्या होता है, कम होता है। डेल्टा टी की वैल्यू स्मॉल टी, डेल्टा टी की वैल्यू आती है डेल्टा ओ के कंपैरिजन में कितनी, 4/9 टाइम्स। तो ज्योमेट्री डिपेंड करेगी, ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा CFSE होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, और टी वाले में टेट्राहेड्रल में कम होगी। 3 पॉइंट हो गए, तीनों से आए हुए हैं क्वेश्चन जेई मेंस में CFSE कंपैरिजन के। और फोर्थ पॉइंट है इसमें और लास्ट है इसका, फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड, जैसे मान लो किसी में नाइट्रोजन एटम डोनर है, किसी में फ्लोरीन एटम डोनर है, किसी में ऑक्सीजन एटम डोनर है, तो सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है वो कार्बन डोनर की होती है, फिर नाइट्रोजन की होगी, फिर ऑक्सीजन की होगी, फिर हेलोजन को लास्ट में रखते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा होगा, कार्बन वाला, फिर नाइट्रोजन वाला, फिर ऑक्सीजन वाला और फिर हेलोजन वाला। कार्बन डोनर एटम अगर है लिगेंड में तो सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन,
और फिर लास्ट में क्या आप बताया मैंने, हेलोजन। मतलब कहने का मतलब जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा उतना ज्यादा CFSE होगी, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE क्या होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो CFSE क्या होगी, कम। जैसे दो कॉम्प्लेक्स दे दें, उसमें सब कुछ सेम हो, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम हो, सेंट्रल मेटल भी सेम हो, है ना, बस लिगेंड का डिफरेंस हो, लिगेंड का अगर डिफरेंस हो, फील्ड भी सेम हो, दोनों ऑक्टाहेड्रल हो, तो और लिगेंड का डिफरेंस हो, एक में वीक हो एक में स्ट्रांग हो, तो जिसमें स्ट्रांग होगा उसमें स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्ट्रांग ज्यादा स्प्लिटिंग करता है, वीक कम। ठीक, किसी कोई क्वेश्चन ऐसा बना सकते हैं कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल का बना दें, ऑक्टाहेड्रल एक में कर रहे हो, सब लिगेंड वगैरह मेटल वगैरह सब कुछ सेम है, एक में ऑक्टाहेड्रल एक में टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में कम ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा। ठीक, तो आज की क्लास करते हैं आपकी समाप्त।